अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़ रहे हैं वेरिएबल्स, और लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो टोटल डिफरेंट टाइप्स देखी थी कि वेरिएबल्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और नॉर्मली उन्हें जो है वो कितनी मेमोरी एलोकेट होती है। और एक हमने उसमें सैम्पल प्रोग्राम भी देखा कि हम किस तरह से वेरिएबल्स को जो है वो अपने बेसिक कोड में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब आज के लेक्चर में हम जो है वो इंटीजर टाइप वेरिएबल्स के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे। लास्ट लेक्चर पहले रिकैप देख लें तो वेरिएबल्स को हम कहते हैं कि वेरिएबल्स आर द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। अ वेरिएबल हैज अ सिंबॉलिक नेम एंड कैन बी गिवन अ वैरायटी ऑफ वैल्यूज. Variables are located in particular places in the computer's memory. When a variable is given a value, that value is actually placed in the memory space assigned to the variable. और वेरिएबल की जो है वो टाइप्स को अगर हम दोबारा से देखें तो हम कहते हैं मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस यूज द सेम जनरल वेरिएबल टाइप्स सच एज इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। और आज के लेक्चर में हमारा फोकस जो है वो इंटीजर वेरिएबल्स पे है। और इंटीजर वेरिएबल्स को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम कहते हैं कि नंबर रिप्रेजेंटेड लाइक 1, 30,000 एंड -27, इस तरह के जो नंबर्स हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये इंटीजर नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को जो है वो हम डिस्क्रीट नंबर्स भी कहते हैं, या इनको हम डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि लाइक 11 pencils, 99 bottles of something. Unlike floating point numbers, integers have no fractional part. यानी अब इसके अंदर जो है वो इंटीजर्स के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। अगर हम 2.5 लिख रहे हैं तो 2 पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है बेसिकली ये फ्रैक्शनल पार्ट है, उससे पहले वाला जो है वो होल नंबर कहलाता है। यू कैन एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ 4 using integers but not 4 and 1.5, यानी इसमें हम जो है वो होल नंबर्स को बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे ली कि हम जो है वो 2.5 को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बल्कि हम सिर्फ 2 को या 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय इंटीजर टाइप इज सिस्टम डिपेंडेंट, कि जितनी मेमोरी उसे ऑक्यूपाई वो करेगा वो बेसिकली सिस्टम पे डिपेंड करता है। कि अगर आप 32 बिट वाला कंपाइलर या सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसमें 32 बिट्स या 4 बाइट्स मिलेंगी, और 4 बाइट्स के अंदर जो हम वैल्यू हम स्टोर करवा सकते हैं वो -21,474,483, 648 से लेके 214,748,3,647 तक जो वैल्यूज जो हम एक इंटीजर में स्टोर करवा सकते हैं। इससे बड़ी वैल्यू एक इंटीजर टाइप वेरिएबल में हम स्टोर नहीं करवा सकते। अगर हम इसी की एक एग्जांपल लें तो हमने ये एक सी आउट की स्टेटमेंट लिखी है। सी आउट बेसिकली हम जो है वो कंसोल पे प्रिंट करवाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में भी एक एग्जांपल दिखी थी। तो हम जो है वो सी आउट में हम लिख रहे हैं एक वेरिएबल इंट ए, ये उसकी डेटा टाइप है। जिस तरह इसकी डेक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन हम पहले लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने यहाँ पे एक ए टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का जिसका नेम ए है, और उससे इस वैल्यू के साथ जो है इनिशियलाइज कर दिया। ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है जो हम इसमें स्टोर करवा सकते हैं। और जैसे ही हम जो है वो उसके बाद अगली स्टेटमेंट में हमने लिखा सी आउट ए एंड एल। एक और चीज़ यहाँ बताता हूँ कि ये कोड का ये पार्ट सिर्फ जो है वो मेन फंक्शन के ब्रैकेट्स के अंदर ये दोनों लाइन्स हमें लिखनी पड़ती हैं। वहां से जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर ये हमें इस तरह का आउटपुट देगा, वही नंबर यहाँ से ये प्रिंट कर देगा। और सी आउट का काम ही जो है वो कंसोल पे प्रिंट करना है। और एंड एल को हम यूज करते हैं एंड ऑफ लाइन के लिए। तो एक बार हमने ये लेस देन का साइन लिखा, उसके बाद ए दे दिया, जिसका मतलब है ए की वैल्यू प्रिंट कर दो, और ए की वही वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि हमने उसे यहाँ पे असाइन की थी। और उसके बाद दोबारा आप यही लेस देन साइन लिखते हैं तो हमें फिर सी और लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद एंड एल यूज कर सकते हैं, और एंड एल बेसिकली स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ लाइन है, कि आपके कंसोल पे जब जो आउटपुट प्रिंट होगा तो ये वाला जो इस लाइन में जो डेटा आ रहा था उसके बाद नेक्स्ट कुछ भी आप प्रिंट करेंगे तो इसी लाइन में प्रिंट नहीं होगा, बल्कि वो इससे जो है वो अगली लाइन में चला जाएगा, वहां पे प्रिंट होगा। अब अगर हम यहाँ पे माइनर सी इस वेरिएबल की वैल्यू बढ़ा देते हैं, यानी उसी में हमने 47 को यहाँ पे 48 कर दिया, तो
तो ये अब एरर देगा। आप जैसे ही इसे दोबारा रन करेंगे इस प्रोग्राम को तो ये रन टाइम पे एरर आएगा। ये कंपाइल टाइम एरर इसे हम कहेंगे, रन टाइम नहीं कहेंगे। तो कंपाइल टाइम पे एरर आएगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर टाइप वेरिएबल को आप इस रेंज से बड़ी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। जब आप असाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर देगा। अब हम जो है वो इंटीजर वेरिएबल को अगर डिफाइन करें तो हम जो है वो मेमोरी के अंदर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये वेरिएबल का नेम है और यहाँ पे उसे जो है वो 4 बाइट्स मेमोरी एक सेल इसने ऑक्यूपाई किया है और डेफिनेटली जो है ये वेरिएबल का नेम है उस 4 बाइट मेमोरी सेल का और ये उसके अंदर वैल्यू है जो हमने उन 4 बाइट्स में राइट की हुई है। उसी की हम जो है वो एक एग्जांपल लेते हैं कि हम इस प्रोग्राम में बाकी आप जितने भी ये कंस्ट्रक्ट्स यूज कर रहे हैं एक्चुअली हमें चाहिए यहाँ पे IOStream वाली हेडर फाइल, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std और फिर जो है वो इंट मेन, ये भी लाजमी है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि हमारे प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें लाजमी लिखने हैं किसी प्रोग्राम में। जब भी हमने कोई प्रोग्राम लिखना है तो ये वाले कंस्ट्रक्ट जिनको मैंने टिक मार्क किया ये लिखने लाजमी है। बाकी आपकी जो भी लॉजिक है, जो भी काम आपने करना है वो आपने इन दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान में करना है, यानी यहाँ से इस लाइन से लेके इस लाइन तक जो है वो हमारा कोड है। इसमें हम जो भी लिखेंगे, जो भी चीज़ प्रेजेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल var1 लिया, दूसरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो है वो var2 लिया। एक बार हमने अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं तो दोबारा उनके साथ डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम उनको वैल्यूज असाइन कर रहे हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर हम लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। var1 को हमने जो है वो 20 असाइन कर दिया, var2 को हमने कहा कि वो var1 प्लस 10 होगा। तो इट मीन एक्चुअली होगा क्या कि var1 की वैल्यू 20 प्लस 10 दोनों एड अप होंगी और var2 को जो वैल्यू असाइन होगी वो 30 असाइन हो जाएगी। फिर हमने सी आउट में लिखा, यहाँ पे हमने डबल कोट्स में लिख रहे हैं var1 प्लस 10 इज, ये बेसिकली जो है वो एज इट इज जो है वो कंसोल पे प्रिंट होगा। और उसके बाद हमने फिर लिखा सी आउट var2, तो अब var2 की वैल्यू क्योंकि 30 है तो वो प्रिंट होगी। और उसके बाद एंडल यूज कर रहे हैं जो कि एंड ऑफ लाइन के लिए है। अब इसी को अगर हम जो है वो फर्दर इन डिटेल डिस्क्राइब करें तो एक्चुअली हमारे पास जो दो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, इंट var1 और इंट var2, और उसके बाद जो है वो इंट बेसिकली जो है ये बता रहा है कि ये वेरिएबल जो है इनकी डेटा टाइप क्या है, इनमें आप जो है वो किस तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और ये वाली जो स्टेटमेंट्स है ये बेसिकली इन वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन कहलाती है। उसके बाद किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले लाजमी है कि हम उसे डिक्लेयर करते हैं। जब तक हम उसे डिक्लेयर नहीं करते तब तक जो है वो हमारे प्रोग्राम में वो वेरिएबल जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम उसे यूज नहीं कर सकते। और डिक्लेरेशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप प्रोग्राम में कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे जाके कोई वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब डिक्लेरेशन के बाद जो है वो डेफिनेशन भी आती है और डिक्लेरेशन और डेफिनेशन बेसिकली जो है वो आप एक प्रोग्राम में जो है वो स्पेसिफिक टाइप वेरिएबल की डिफाइन करते हैं। जब हम उसको स्पेसिफिक टाइम डिक्लेयर करते हैं तो उसी को डिक्लेरेशन को ही हम बेसिकली जो है वेरिएबल की डेफिनेशन भी कहते हैं। उसके बाद आता है वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम जो है वो आप जो है वो डिफरेंट नेम्स उसके लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन सी के अंदर जो मेन अप्रोच है, हम किसी भी वेरिएबल का नेम किसी इंटीजर से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। किसी भी वेरिएबल का नेम, हम वेरिएबल का नेम शुरू करने के लिए जो है वो अपर या लोअर लेटर्स यूज करते हैं, यानी पहला अल्फाबेट जो है वो वेरिएबल नेम के लिए वो लाजमी है कि अपर या लोअर लेटर होना चाहिए। इसके अलावा हम जो है वो अंडरस्कोर वाला सिंबल जो है वो भी यूज कर सकते हैं वेरिएबल नेम लिखने के लिए, लेकिन नॉर्मली जो है कैरेक्टर जो वही यूज होती है कि जो पहला अल्फाबेट है वो एक लेटर होना चाहिए। उसके बाद जो है वो इन वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं और बहुत सारे कंपाइलर्स जो हैं उनके अंदर ना हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो आप इसमें
यूज कर सकते हैं। ये कंपाइलर टू कंपाइलर जो है वो डिपेंड करता है, लेकिन जो है वो हम वेरिएबल का नेम हम VAR लिखेंगे तो ये एक डिफरेंट वेरिएबल है। VAR आप ये सारा लिखेंगे तो ये एक डिफरेंट वेरिएबल है। तो इट मीन्स कि आप जो है वो अगर वेरिएबल इन 3 एग्जांपल्स को हम देखें, VAR लिखा हमने, V कैपिटल के साथ लिखा और VAR आपने सारा कैपिटल लिखा, तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स के नेम है, ये तीनों। यानी एक वेरिएबल नेम ये डिफरेंट है, ये वेरिएबल नेम जो है वो डिफरेंट है, और ये वाला जो वेरिएबल नेम है ये डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। तो हमें जो है वो इनके अपर लोअर केस का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर हमने एक वेरिएबल का नेम जो है वो V कैपिटल के साथ डिक्लेयर किया तो जब भी हम इसे यूज करेंगे हमें उसे का नेम हमेशा V कैपिटल के साथ ही लिखना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे इसको ख्याल नहीं रखेंगे तो वो एरर देगा, और एरर वहां पे आता है वेरिएबल नॉट डिक्लेयर्ड। अच्छा, इसी तरह जो है वो कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। कीवर्ड्स जो हैं वो बिल्ट इन वर्ड होते हैं जिनके स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं। जिस तरह हमने अभी प्रोग्राम में देखा तो उसमें इंट है, ये भी कीवर्ड है, मेन है तो वो भी कीवर्ड है, रिटर्न है तो वो भी कीवर्ड है। तो इट मीन ये स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, इनको आप किसी वेरिएबल के नेम के तौर पे जो है वो यूज नहीं कर सकते। उसकी एग्जांपल्स कुछ हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इंट है, क्लास है, स्ट्रक्ट है, इफ है, वाइल है, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि कीवर्ड्स हैं। इनकी अगर आप एक थोड़ी सी लिस्ट जो है वो सर्च कर लें, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इन सी, तो ये एक बहुत लंबी लिस्ट आपको मिलेगी। तो इट मीन इस लिस्ट में जितने भी नॉर्मली जो है वो नेम्स आते हैं उन्हें हम वेरिएबल नेम के तौर पे यूज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हम आते हैं उसी का एक और प्रोग्राम लेके, और ये प्रोग्राम बिल्कुल जो है वो उसी तरह से ही है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने var1 को जो है वो 20 से इनिशियलाइज किया है। बेसिकली ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम जो है वो कह रहे हैं कि हमने इसे असाइन किया, और ये असाइनमेंट को हम इन डिटेल पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इंटीजर कांस्टेंट की तरफ आते हैं, और वो वैल्यू जो हम वेरिएबल var1 = 20 लिखा था, बेसिकली जो है वो इंटीजर कांस्टेंट कहलाता है कि आपने एक इंटीजर वैल्यू लिख दी और ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। आपने वहां पे उसे 20 दिया तो ये रन टाइम पे ये चेंज नहीं हो सकती, लेकिन जिस वेरिएबल को आपने दिया उस वेरिएबल को आपकी और वैल्यू असाइन करते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे डायरेक्ट नंबर्स जो लिख रहे होते हैं वो नंबर्स बेसिकली जो है वो इंटीजर कांस्टेंट कहलाते हैं। और ये नंबर्स जो हैं ये कांस्टेंट्स हम इसलिए उन्हें कहते हैं कि ये आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते। एक बार जो आपने लिख दिया ये नंबर जो है वो एज इट इज ही रहेगा, और इन नंबर्स के दरमियान जो है वो आप पॉइंट्स नहीं डाल सकते, यानी फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज नहीं लिखनी चाहिए। लिखेंगे भी तो उससे कंसीडर कंपाइलर्स नॉर्मली नहीं करते। इसी तरह जो है वो हम अगर इसी प्रोग्राम को उसके आउटपुट की तरफ आते हैं, अगर हम उसका जो है वो आउटपुट जो को डिस्कस करते हैं तो इसमें एंडल जो है वो एक्चुअली एक मैनिपुलेटर के तौर पे यूज होता है, और एंडल का मतलब ये है कि ये एंड ऑफ लाइन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका काम आपके कंसोल के साथ है इसका कंसर्न। यानी जब आपका आउटपुट आपको डिस्प्ले जो ब्लैक स्क्रीन आ रही होती है जहां पे हमारा आउटपुट डिस्प्ले होता है वहां पे जो है वो इसका इफेक्ट होता है। इसको हम जो है वो एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमने लिखा हुआ है, और इसके बाद अगर हम यहाँ पे एंडल लगा देते हैं और इसके बाद हम इससे रन करते हैं इस प्रोग्राम को, तो ये हमें जो है वो पहली लाइन में आपने जो कुछ लिखा वो एक अलग लाइन में है, उसके बाद दूसरी काउट स्टेटमेंट के रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट लाइन में आ रहे हैं। अब अगर हम एंडल को यूज नहीं करते तो क्या होगा, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पहला जो आपने स्टेटमेंट लिखी थी साइज ऑफ इंटीजर टाइप वेरिएबल इज इक्वल टू 4, और उसके बाद उसके साथ ही जो है वो अगला आउटपुट आ गया दी साइज ऑफ द कैरेक्टर टाइप वेरिएबल इक्वल टू 1। तो ये सिर्फ अगर, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो दूसरी लाइन है ये
एक डिफरेंट नई लाइन के अंदर जो दूसरी लाइन का आउटपुट है वो डिस्प्ले हो, तो फिर हमें जो है वो एंडल यूज करना पड़ता है। और एंडल के साथ अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमें जो है वो पहले जो भी आपने डिस्प्ले करवाया, प्रिंट करवाया, उसको प्रिंट करने के बाद जो है वो कंट्रोल कंसोल के ऊपर जो है वो अगली लाइन में चला जाएगा। अब जब भी आप कुछ और सी आउट करेंगे तो वो सी आउट में जो है वो नेक्स्ट जो भी होगा वो अगली लाइन में प्रिंट होगा। और ये मैनिपुलेटर जो हैं वो एक से ज़्यादा जो हैं वो यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप्स, वो हम आगे जाके थोड़ा सा जो उन्हें भी डिस्कस कर सकते हैं। अब इंटीजर के अगर हम देखें तो इंटीजर में और भी कुछ टाइप्स हैं जो कि इंटीजर टाइप के लिए यूज़ होती हैं। उनमें एक जो है वो लॉन्ग है और उसके बाद एक जो है वो शॉर्ट है। अगर हम कंपाइलर की बात करें तो हमारे जो नॉर्मली जो कंपाइलर जिसमें इंटीजर को हम इंट डेटा टाइप को हम कहते हैं कि 4 बाइट्स एलोकेट होती हैं, तो वहां पे लॉन्ग अगर आप डेटा टाइप के तौर पे यूज करेंगे तो वहां पे 8 बाइट्स एलोकेट होगी। अगर आप शॉर्ट एज अ डेटा टाइप यूज करेंगे तो उसे 16 बिट्स जो है वो एलोकेट होंगी, यानी 2 बाइट्स एलोकेट होंगी। और इसी तरह जो है वो कैरेक्टर को भी नॉर्मली हम एक कह सकते हैं कि ये टाइप ऑफ इंटीजर है और इसे 1 बाइट एलोकेट होती है, यानी 8 बिट्स एलोकेट होती हैं। और इस टाइप के वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर करते हैं 4 टाइप के, तो उसमें हम कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं। उसमें आप ये नंबर्स, होल नंबर स्टोर नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आप किसी इंटीजर टाइप वेरिएबल को कैरेक्टर असाइन कर देते हैं तो उससे वो जो है वो एज अ इंटीजर कंसीडर कर लेता है। और ये एक स्पेशल केस है इंटीजर टाइप वेरिएबल्स में। अब हम आते हैं कैरेक्टर वेरिएबल। कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर जो बेसिकली जो इनमें जो वैल्यूज आती हैं वो 128 टू -128 टू 127 है। या अगर हम इनको जो है वो पॉजिटिव में कंसीडर करें, क्योंकि हम कहते हैं कि सिर्फ जो है अनसाइंड नंबर्स की बात करें तो अनसाइंड कैरेक्टर के अंदर जो है वो 0 टू 255 तक वैल्यू आती है। इनमें 256 वैल्यूज इसमें जो है वो स्टोर होती हैं। और इसे जो है वो 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है ये मेमोरी, जिसको हम 8 बिट्स कहते हैं। और कैरेक्टर वेरिएबल्स जो है वो नॉर्मली इनको जो है वो यूज किया जाता है लिमिटेड रेंज की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। और वो वैल्यूज नॉर्मली जो है इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो बेसिकली आस्की कैरेक्टर्स या आस्की वैल्यूज होती हैं। और आस्की का आप एक टेबल है कंप्लीट जिसमें 0 टू 255 तक डिफरेंट वैल्यूज हैं, इंटीजर टाइप वैल्यूज हैं, और उनके अगेंस्ट जो है वो डिफरेंट स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं। ये टेबल बेसिकली जो है वो इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें जो अगर हम देखें तो हमारे कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। 0 नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरह SOH है, STX है, ETX है, LFT है, न्यू लाइन फीड इट मीन ये डिफरेंट सिंबल्स हैं जो कि इसके लिए यूज होते हैं। इसी तरह हम जो है वो अगर 63 और 65 पे जाते हैं इंटीजर टाइप में, डेसिमल में, तो यहां से हमारी जो है वो ABC स्टार्ट हो जाती है। कैपिटल ABC के लिए 65 डेसिमल में है उसका आस्की वैल्यू, और ये जो है वो यहाँ तक Z तक जो है जो कि 90 तक बेसिकली इसकी जो वैल्यूज हैं वो, और इसके बाद जो है वो 97 से स्मॉल ABC शुरू होती है। इसी तरह 47 या 48 से आपके जो हैं वो डिजिट्स, 48 से जो हैं वो डिजिट्स 0 टू 9 ये डिजिट्स स्टार्ट होते हैं। तो इट मीन्स आपके जो जितने भी डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं इनके अगेंस्ट जो है वो ये डिफरेंट आस्की वैल्यूज, आस्की वैल्यू बेसिकली उसकी डेसिमल वैल्यू कहलाती है कि कैरेक्टर के अगेंस्ट जो है वो डेसिमल वैल्यू क्या है। अच्छा, उसमें अब जो आस्की वैल्यूज आस्की कैरेक्टर्स को क्योंकि आप जानते हैं तो यही आस्की वैल्यूज अगर आप किसी कैरेक्टर को असाइन करते हैं तो एक कैरेक्टर को जब हम ये टाइप वेरिएबल्स को जब इनमें से कोई भी कैरेक्टर आप असाइन करेंगे तो हमेशा हम उसको सिंगल कोट्स में लिखते हैं। इन कैरेक्टर्स को हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। और जब आप यही सिंगल कोट्स वाला कोई कैरेक्टर किसी वेरिएबल इंटीजर टाइप वेरिएबल्स को असाइन कर देंगे तो इसकी आस्की वैल्यू रीड करेगा, इसको इंटीजर टाइप जो डेसिमल वैल्यू है वो रीड की जाती है। अब हम आते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट की तरफ।
करेक्टर कांस्टेंट जो है वो इसको हम हमेशा जो है जिस तरह अपने नंबर कांस्टेंट लिखा था तो हम डायरेक्ट नंबर लिख देते थे, और करेक्टर कांस्टेंट में हम बेसिकली जो है वो करेक्टर्स लिखते हैं। तो करेक्टर्स को लेकर सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, और ये टोटली डिफरेंट है स्ट्रिंग कांस्टेंट से। स्ट्रिंग कांस्टेंट में जहाँ पे हम डबल कोट्स में जिस तरह सी आउट के अंदर हम जो है वो लिख रहे थे तो वो पूरा एक स्ट्रिंग आ रहा जो कि सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है, लेकिन यहाँ पे हमें सिंगल कोट्स में जब लिखेंगे तो ये एक सिंगल करेक्टर यूज होगा। और ये कंपाइलर हमेशा जो है वो इसके अगेंस्ट जो है वो इसकी आस्की वैल्यूज गेट करते हैं, और वो आस्की वैल्यूज जो हैं वो अगर आप स्मॉल बी एज अ करेक्टर या किसी इंटीजर टाइप वेरिएबल को दे रहे होंगे सिंगल कोट्स में, तो उसके अगेंस्ट जो इंटीजर वैल्यू बेसिकली रीड की जाएगी वो 97 होगी। इसकी अगर हम एक एग्जांपल लें तो हमने एक करेक्टर टाइप का, अगर आपने एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसकी डेटा टाइप 4 यूज होगी, करेक्टर टाइप वेरिएबल का नेम 4 वेरिएबल, और सिंगल कोट्स में हमने जो है उससे ये वाला सिंबल लिखा जो कि कैपिटल ए है, और कैपिटल ए हमने इसे असाइन करवा दिया। उसके बाद जो है हमने एक और करेक्टर टाइप वेरिएबल लिया 4 वेरिएबल 2, और ये सिंगल कोट्स में /t बेसिकली जो है वो टैब के लिए यूज होता है। और कहीं पे अगर हम इसे यूज करेंगे तो उसी तरह अगर आप यहाँ पे आएंगे तो हम सी आउट में जो है वो 4 लिख रहे हैं, फिर सी आउट में जो है वो आप 4 लिखेंगे, तो ये डिस्प्ले के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। जब आप 4 बार 2 लिखेंगे तो ये टैब बेसिकली 8 ब्लैंक स्पेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो ये 8 ब्लैंक स्पेसेस जो है वो वेरिएबल ए की वैल्यू कैपिटल ए आ जाएगा, 8 ब्लैंक स्पेसेस। फिर हमने 4 बार 1 को जो है वो साइन कर दिया बी, अब उसकी वैल्यू मेमोरी में ओवरराइट हो जाएगी, उसी को आपने बी असाइन कर दिया। तो जब आप फिर सी आउट 4 बार 1 लिखेंगे तो ये बेसिकली जो है वो एक 8 स्पेसिस के बाद जो है वो ए के बाद 8 स्पेसिस के बाद जो है वो बी प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद हम सी आउट के अंदर जो है वो सिंगल कोट्स में जो है वो /n भी लिख सकते हैं, और ये बेसिकली न्यू लाइन के लिए यूज होता है। और अगर आप इसको डबल कोट्स के अंदर भी लिखेंगे तो फिर भी ये एक्सेप्टेबल है। अब वेरिएबल्स को जो है वो हम डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन इकट्ठी भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने जो है वो यहाँ पे किया हुआ है कि 4 बार 1 इज इक्वल टू कैपिटल ए सिंगल कोट्स में, और हम बाद में उनकी वैल्यू चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। और ये डिफरेंट जो है वो एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे आउटपुट को बेसिकली मैनिपुलेट करने के लिए, जिनका इफेक्ट हमारे आउटपुट के ऊपर आता है। अब ए जो है वो अगर यूज करेंगे /a, तो इसका मतलब है कि ये बीप है, सिस्टम में जो है वो बीप की आवाज आएगी। बी है तो ये बैक स्पेस के लिए है, एफ है तो ये फॉर्म फीड के लिए यूज होता है, एन जो है वो न्यू लाइन के लिए है, आर जो है वो रिटर्न है, कंट्रोल जो है वो पीछे स्टार्ट में लाने के लिए, टैब जो है वो 8 स्पेसिस का टैब है, बैक / एज इट इज बैक / करेक्टर अगर प्रिंट करवाना है। अगर आपने सिंगल कोर्स एज इट इज जो है वो कंसोल पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, डबल कोर्स अगर आप एज इट इज जो है वो कंसोल पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, और XDD जो है वो हेक्साडेसिमल की नोटेशन है, उसका जो सिंबल आता है हेक्साडेसिमल वाला, उसे प्रिंट करवाने के लिए यूज होते हैं। अब एस्केप सीक्वेंस जो है उसमें / बेसिकली जो है वो यूज होता है, तो सिंगल कोटेशन मार्क्स भी है और डबल कोटेशन मार्क्स all have specialized meanings when used in the constants. They must be represented by escape sequences when we want to display them as characters. तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हम इन्हें एज अ करेक्टर यूज करना चाहते हैं या एज अ एस्केप सीक्वेंस यूज करना चाहते हैं। उसकी अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो हमने जो है वो हेयर एज एग्जांपल ऑफ कोटेड फ्रेज इन स्ट्रिंग कांस्टेंट के हम सी आउट के अंदर जो है वो एक स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं जिसमें हमने डबल कोट्स के अंदर / लिखा, उसके बाद जो है वो रन है, स्पॉट है, रन है, / है, फिर डबल कोट्स हैं और शी सेड है, और उसके बाद फिर जो है वो डबल कोट्स हैं। तो जब हम ये देखते हैं इसको, जब हम आउटपुट करेंगे तो इसका आउटपुट जो है वो आएगा रन स्पॉट रन शी सेड। तो यहाँ पे अब ये वाला सिंबल जो है वो
बेसिकली जो हमने स्लैश के बाद ये वाला डबल कोट्स यूज किया, तो इसका मतलब है कि हम डबल कोट को एज इट इज जो है वो प्रिंट करना चाह रहे हैं कंसोल पे। अगेन जब हमने यहाँ पे ये स्लैश को यूज किया और उसके साथ बाद ये डबल कोट्स हैं, तो ये बेसिकली इसने ये बताया कि हम इस डबल कोट्स को एज इट इज प्रिंट करना चाह रहे हैं। जबकि ये दोनों जो डबल कोट्स हैं ये स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए है कि आपने इन दोनों के दरमियान में एक स्ट्रिंग लिखा होगा, वो स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होगा। लेकिन उस स्ट्रिंग के इन बिटवीन अगर आपने ये स्पेशल कैरेक्टर डबल कोट्स को एज इट इज प्रिंट करवाना है, सिंगल कोट को एज इट इज अगर आपने प्रिंट करवाना है, या आपने ये स्लैश ही प्रिंट करवानी है, तो फिर आपको ये स्लैश के साथ वो वाला सिंबल देना पड़ेगा। तो फिर ये सिंबल्स जो हैं वो एज इट इज प्रिंट होंगे। उसके बाद आती हैं फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। अब फ्लोटिंग पॉइंट टाइप वेरिएबल्स जो हैं उनमें नंबर्स भी आते हैं और फिर उसके बाद जो हैं वो फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आती हैं। यानी इसके अंदर जो है वो उसके अगर एग्जांपल लें तो 3.1415927 एक फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल है, 0.40625 भी एक फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल है और -10.2 जो है ये भी एक फ्लोटिंग टाइप नंबर है। इट मीन इसमें दो चीजें होगी, एक इसमें होगा इंटीजर पार्ट और दूसरा पार्ट जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद जो है उसमें फ्रैक्शनल पार्ट होगा, जो कि उस पॉइंट की राइट साइड पे जो आ रहा होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है और इस पॉइंट की लेफ्ट साइड पे जो है वो हमारे लिए इंटीजर पार्ट कहलाता है। अब फ्लोटिंग टाइप जो है वो वेरिएबल्स की हमारे पास जो टाइप्स हैं वो भी तीन है। एक फ्लोट है, दूसरी जो है वो डबल है और तीसरी जो है वो लॉन्ग डबल है। और इसमें जो है वो फ्लोटिंग मींस ये आपको ये 4 बाइट्स लेता है, ये भी 4 बाइट्स लेता है, लॉन्ग डबल जो है वो 8 बाइट्स है। सिर्फ इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है कि वो पॉइंट्स के बाद जो है वो उसमें नंबर ऑफ जो प्रिसीजन लेवल है वो बेसिकली बढ़ जाता है। तो आप ज्यादा प्रिसीजन लेवल तक जो है वो वैल्यूज उसमें स्टोर करवा सकते हैं। अब अगर हम जो है वो टाइप फ्लोट में आते हैं तो हमारे पास जो है वो उसमें जो नंबर्स की रेंज है वो 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -38 से लेके 3.4 मल्टीप्लाइड बाय यानी 3.4 की पावर पॉजिटिव 1038 तक जाती है और इसे जो है वो 4 बिट्स मेमोरी में ये ऑक्यूपाई करता है। अगर हमने फ्लोटिंग टाइप नंबर्स को जो है वो डिक्लेयर करना है तो हम लिखेंगे फ्लोट रेड। ये वेरिएबल आपने फ्लोटिंग टाइप का डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे हमने जो है वो एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट वेरिएबल लिया फ्लोट। इसका मतलब यह है कि इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। आप अगर इस वैल्यू को चेंज करना भी चाहेंगे तो नहीं होगी, अगर करेंगे तो ये एरर देगा। उसके बाद इसका फायदा ये होगा कि आपने जब भी पाई की आपको जरूरत पड़ेगी, आप पाई वेरिएबल जो है वो यानी आपने किसी सर्कल का एरिया कंप्यूट करना है तो आप जो है वो आर स्क्वायर इंटू पाई होता है, तो आप जो है वो रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस उसको मल्टीप्लाई कर दें पाई के साथ, तो ये आपको एक सर्कल का जो है वो एरिया डिस्प्ले कर देगा। और यहाँ पे सीन की जो स्टेटमेंट यूज की जा रही है बेसिकली आपने रन टाइम पे किसी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो यूजर से असाइन करवानी हो। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपने जो है वो रेड वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन हमने इस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं की। और लेकिन ये वाली जो स्टेटमेंट है जहाँ पे सीन डबल ग्रेटर देन साइन लिखा और उसके बाद रेड लिखा, तो ये यूजर से जो है वो रन टाइम पे वैल्यू लेगा। अगर हम इसको देखना चाहें तो हम यहाँ पे अपने कोड के थ्रू भी देख सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है सी और ए, और अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रन टाइम पे लेना चाहते हैं ए की, तो हम सी इन, क्योंकि हमने ए को कोई भी वैल्यू अभी असाइन नहीं की, तो सी इन ए, और उससे पहले अगर हम मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो भी डिस्प्ले करवा सकते हैं सी आउट तो यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे ये तो एज इट इज ही डिस्प्ले होना है। और इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि जो भी हम जो है वो आप टेक्स्ट यहाँ पे राइट करें तो वो
न्यू लाइन में एंटर हो, क्योंकि अदरवाइज अगर हम ये /n यूज नहीं करते, /n बेसिकली न्यू लाइन के लिए है कि आपका जब भी ये वाली लाइन प्रिंट होगी तो ये न्यू लाइन में प्रिंट होगी, क्योंकि इसके बाद हमने यहाँ पे एंडल यूज नहीं किया हुआ। तो एंडल का अल्टरनेटिव है ये। अब एंडल यूज कर लें या नई स्टेटमेंट के स्टार्ट में आप /n यूज कर लें तो फिर भी कंट्रोल जो है वो नई लाइन में ही जाएगा। अब हम इसको जो है वो अगर कंपाइल करते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को, यहाँ पे बेसिकली एरर आ रहा था, वो एरर था यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया हुआ था। आपकी हर स्टेटमेंट जो है उसके लिए लाजमी है कि वो सेमी कॉलन पे एंड हो रही हो। तो उसके बाद अब हम इसे जो है वो कंपाइल कर सकते हैं। मैंने सेमी कॉलन लगा दिया है। तो अब आपका प्रोग्राम जब रन होगा तो अब ये प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और ये तब तक ब्लिंक होता रहेगा जब तक आप कीबोर्ड से कोई वैल्यू जो है वो प्रेस नहीं करते। मैंने यहाँ पे 10 वैल्यू राइट किया, उसके बाद एंटर की प्रेस करूंगा तो कंट्रोल आगे जाएगा। अब वेरिएबल ए को जो है वो 10 असाइन हो चुका है। तो इसलिए जो है वो हम यहाँ पे सीन जो है वो यूज करें कि हम रेडियस की वैल्यू जो है रन टाइम पे लेना चाहते हैं, हम पहले से हमें नहीं पता। अब आप रेडियस की वैल्यू जो भी देंगे उसके अकॉर्डिंगली जो है ये आपको रेडियस कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। उसके बाद जो है वो अगर हमने कुछ इंटरेक्शन, बेसिकली वही है कि आप सीन यूज कर रहे हैं तो उसकी बेस पे जो है वो यूजर ने एंटर किया रेडियस जो कि 0.5 था, और उसकी बेस पे उसने जो है वो उसका एरिया जो है वो कैलकुलेट करके रिटर्न कर दिया। उसके बाद हम आते हैं डबल एंड लॉन्ग डबल के ऊपर। अगर हम जो है वो डबल को यूज कर रहे होंगे तो इसमें 8 बाइट्स एलोकेट होंगी। लॉन्ग डबल है तो उसको 16 बाइट्स बेसिकली जो एलोकेट होती हैं, लेकिन 60 बाइट्स जो है वो तब एलोकेट होंगी जब आप जो है वो 64 बिट कंपाइलर या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम जो है वो 64 बिट कंपाइलर या सिस्टम यूज नहीं कर रहे तो फिर जो है वो डबल और लॉन्ग डबल जो है वो बेसिकली ने जो है वो सेम मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि 32 है तो 32 बिट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्किटेक्चर अगर आप यूज कर रहे हैं तो फिर जो है वो लॉन्ग डबल को भी जो है वो 8 बाइट्स ही एलोकेट होंगी। लेकिन अगर आप 64 बिट वाला यूज कर रहे हैं तो फिर लॉन्ग डबल को जो 16 बाइट्स एलोकेट होंगी, और डेफिनेटली जो है वो उसकी रेंज फिर जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट की तरफ आते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जब भी आपने डिफाइन करना है तो आपने जो है वो कांस्टेंट नंबर देना है और उसके एंड पे जो है वो कैपिटल F लिख देना है। उसका मतलब ये है कि जब हम ये लिखेंगे तो उसका मतलब है कि हमने एक जो है वो फ्लोटिंग टाइप, और ये वही वैल्यू है जो कि हमने पाई के लिए बेसिकली यूज की थी। हम जितने प्रिसीजन लेवल तक वैल्यूज देना चाहते हैं, ये 5 प्रिसीजन लेवल तक वैल्यू जो है वो गेट कर रहा है। अगर हमें जो है वो 6 तक नॉर्मली ये एक्सेप्ट करता है डबल, और अगर आप 15 और उससे अबव प्रिसीजन लेवल तक जाना हो तो फिर भी हमें जो है वो डबल डेटा टाइप यूज करनी पड़ेगी। फिर जो है वो हम फ्लोट टाइप डेटा टाइप जो है वो यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है वो फ्लोटिंग टाइप के हम जो है वो कॉन्स्टेंट्स जो कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू भी जो है वो वैल्यूज राइट की जा सकती हैं। उसकी एक एग्जांपल जो है वो ये है कि हमने यहाँ पे ये एक इतनी बहुत बड़ी वैल्यू जो है वो लिखी है, और जिसमें अगर हम देखें तो टोटल जो है वो 9 जीरोज हैं, और हम इसे जो है वो इस तरह से भी लिख दे सकते हैं कि 1.0 और E9। इसका मतलब ये है कि हमने 10 की पावर जो है वो 9 लिखा है। तो हम फ्लोटिंग टाइप नंबर जो है वो इस तरह से भी कॉन्स्टेंट्स में इस तरह से लिख सकते हैं। कीबोर्ड से जब सीन के थ्रू अगर इनपुट करना है तो फिर ये सिंबल यूज करने की जरूरत नहीं है, फिर हम डायरेक्ट जो है वो नंबर ही एंटर करते हैं। उसके बाद जो है वो अब हम अगर सी इन के थ्रू जो है वो की वैल्यू लेना चाहते हैं तो अब हमारे पास जो है वो इंट एफ टेम्प है। हमने इंटीजर टाइप एक वैल्यू जो है वो टेम्परेचर की ली, और सी आउट के थ्रू हम एक कांस्टेंट स्ट्रिंग प्रिंट करवाने जा रहे हैं। फिर हमने सी इन के थ्रू जो है वो एफ टेम्प लिखा। अब ये यूजर वैल्यू जो है वो इनपुट करेगा, और फिर हमने जो है वो सी टेम्प इज इक्वल टू एफ टेम्प माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू जो है वो सी टेम्प वेरिएबल में आ जाएगी। और फिर हम जो इसको अगर प्रिंट करवाएंगे तो इक्विवेलेंट इन सेल्सियस इज
सी टेम्प, तो ये प्रिंट हो जाएगा। और स्लैश एन यहाँ पे हमने एंड पे दिया, तो इट मीन के ये आगे हमें जो है वो न्यू लाइन में ले जाएगा। तो एक्चुअली सीन बेसिकली जो है वो यूजर से पहले हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते, रन टाइम पे वैल्यू लेना चाहते हैं, तो फिर हम जो है वो सीन और उसके साथ जो है वो वेरिएबल का नेम लिखते हैं, तो उससे जो है वो यूजर वैल्यू इनपुट कर देता है। ये बेसिकली उस वही एग्जांपल है कि हमने जो है वो स्टेटमेंट लिखी, सीन ग्रेटर देन साइन को 2 टाइम लिखा और एफ टाइम, तो इससे जो है वो वैल्यू यूजर को वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। तो ये अल्टरनेटिव है असाइनमेंट ऑपरेटर का, और इसका काम ही यही है कि ये जब भी आप डबल ग्रेटर देन साइन लिखेंगे तो ये ऑपरेटर से बेसिकली जो है वो वैल्यू लेगा जो सिस्टम को यूज कर रहा होगा, बेसिकली उसने वैल्यू देनी है। और इसका काम ही यही है कि ये यूजर ने इनपुट करना है, और ये स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम से है। अगर हम सी आउट लिखते हैं तो बेसिकली स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है, और जिसके लिए हेडर फाइल जो है वो आईओ स्ट्रीम यूज होती है। और ये अगर हम उसका फ्लो देखें तो फ्लो में ये है कि ये वेरिएबल यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे आपने कीबोर्ड से वैल्यू थ्रू सीन आपने एंटर की, और उसके बाद आपने ये वाला सिंबल दिया, तो उस वेरिएबल में जाके वो वैल्यू राइट होगी जो आप यहाँ से कीबोर्ड से इनपुट कर रहे होंगे, और ये थ्रू